सैलरी कंप्लीट रिवीजन है पूरे चैप्टर का। दो लोगों के बीच में अगर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का, दो लोगों के बीच में अगर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का, तो एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से जो कुछ भी मिलेगा वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। किस हेड में टैक्सेबल होगा? क्लियर था? चलो, सेक्शन 14 ने बोला देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस। सेक्शन 14 ने बोला 5 तरह के हेड्स ऑफ इनकम होते हैं: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस। सेक्शन 14A ने कहा अगर कोई इनकम एग्जेम्प्ट होती है तो रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स भी डिसअलाउड होते हैं। अगर कोई इनकम एग्जेम्प्ट होती है तो रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स भी डिसअलाउड होते हैं। सेक्शन 15 ने कहा चार्जिंग सेक्शन ऑफ सैलरी, दिस इज द फर्स्ट सेक्शन ऑफ सैलरी हेड। आप सैलरी टैक्स लगाओगे ड्यू बेसिस पर या रिसीट बेसिस पर, जो दोनों में से पहले होगा, ड्यू बेसिस और रिसीट बेसिस, विच एवर इज अर्लियर। और थर्ड पॉइंट बताया गया एरियर ऑफ सैलरी भी टैक्सेबल होगा सैलरी हेड में, बट सब्जेक्ट टू सेक्शन 89(1). क्लियर? सेक्शन 15 ने कहा चार्जिंग सेक्शन ऑफ सैलरी, ड्यू बेसिस और रिसीट बेसिस, विच एवर इज अर्लियर, उसके बेसिस पर टैक्स लगेगा सैलरी हेड में। थर्ड पॉइंट और जोड़ा एरियर ऑफ सैलरी भी टैक्सेबल होता है सैलरी हेड में, बट सब्जेक्ट टू सेक्शन 89(1). सेक्शन 16 में हम लोगों ने डिडक्शंस की बात की थी, जिसमें सबसे पहला डिडक्शन है 16(1) स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो अब एलिमिनेट हो चुका है, डिलीट हो चुका है, उसको अब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सेक्शन क्या हो चुका है? डिलीट हो चुका है। सेक्शन 16(2) एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। कौन सा सेक्शन है ये? एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। कहा गया कि आपको एंटरटेनमेंट अलाउंसेस की छूट मिलेगी, तब मिलेगी जब आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगे तब। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को इस सेक्शन में कोई बेनिफिट या छूट नहीं मिलती। ये छूट केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलती हैं, और 3 में से जो सबसे कम होगा, इन 3 में जो सबसे कम होगा उसकी छूट मिलेगी। एक्चुअल अमाउंट, सेकंड 5000, थर्ड 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी। इन तीनों में जो सबसे कम होगा उसकी छूट एम्प्लॉय को मिल जाएगी, केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में पूरे पर टैक्स लगेगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पूरा पहले टैक्स में जोड़ो ऊपर, इनकम में, ग्रॉस इनकम में, ग्रॉस सैलरी में, उसके बाद छूट दो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इस सेक्शन में। कितना? एक्चुअल अमाउंट 5000 और 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी, विच एवर इज लेस। क्लियर? सेक्शन 16(3) एम्प्लॉयमेंट टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स के बारे में बताया। कहा गया एम्प्लॉयर दिया तो ठीक, सैलरी में जोड़ दो, माइनस तब होगा जब एम्प्लॉय ने पेमेंट किया है। एम्प्लॉय जितना पेमेंट करेगा उसको पूरे की छूट मिलेगी, चाहे एम्प्लॉयर से कुछ मिला या ना मिला। जितना पेड करेगा एम्प्लॉय, पूरे की पूरी छूट मिल जाएगी, चाहे एम्प्लॉयर से मिला या नहीं मिला। एम्प्लॉयर से मिला तो ग्रॉस सैलरी में जोड़ दो, हटाओगे तब, लेस तब करोगे, डिडक्शन तब मिलेगी
जब आप एक्चुअल में पेमेंट करोगे। जितना भी पेमेंट करोगे आपको छूट मिलेगी। क्लियर? सेक्शन 17 केवल डेफिनीशंस बताई गई। क्या बताई गई? 17(1) में डेफिनीशन बताई गई सैलरी। सैलरी में क्या क्या आता है? 15 चीज़ें मैंने बताई थी। बेसिक सैलरी, वेजेस, एन्यूटी, पेंशन, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, लिव इनकैशमेंट, कम्यूटेड पेंशन, एरियर ऑफ सैलरी, एडवांस सैलरी, बोनस, कमीशन, परक्विजिट्स, अलाउंसेस और सेक्शन 80CC(d). ये 15 चीज़ें हैं। फिर से बोलें, बेसिक सैलरी, वेजेस, एन्यूटी, पेंशन, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, लिव इनकैशमेंट, कम्यूटेड पेंशन, एरियर ऑफ सैलरी, एडवांस सैलरी, बोनस, कमीशन, परक्विजिट्स, अलाउंसेस एंड सेक्शन 80CC(d). दैट्स इट। प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी भी। सेक्शन 17(2) किस चीज़ की डेफिनीशन बताई गई थी? परक्विजिट्स यानी अनुलाभ की डेफिनीशन बताई गई थी। क्या बताया गया था कि ये डेफिनीशन है, एनी बेनिफिट which is provided in terms of non-monetary are known as perquisites। जो नॉन मॉनेटरी नॉर्मली होते हैं, नॉर्मली मैंने तुम लोग को मेडिकल बेनिफिट बताया था, जो कैश में होते हुए भी परक्विजिट माना जाता है। वहाँ कैश था लेकिन उसके बावजूद उसको क्या माना गया था? परक्विजिट माना गया था। नॉर्मली ये नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स होते हैं जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है। डेफिनीशन में लिखा है, रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। सेकेंड, कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। थर्ड, द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और the value of any benefit whether convertible into money or not, whether convertible into money or not, provided by employer to employee either at free of cost or at concessional rate only in the case of a specified employee। अंडरलाइन कर लेते हैं स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे क्या होते हैं। फिर से बोलते हैं, द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट provided by employer to the employee either at free of cost or at concessional rate only in the case of specified employee। फोर्थ बताया था, the value of any obligation of the employee is paid or payable by the employer। फिफ्थ बताया था, any sum paid to get an assurance of life of the employee। सिक्स्थ बताया था, any other fringe benefit एज में बी प्रेस्क्राइब्ड अंडर दिस एक्ट। और मैंने ये बोला था, जब भी एज में बी प्रेस्क्राइब्ड अंडर दिस एक्ट लिखा होगा तो इसका मतलब रूल्स बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? रूल्स बने हुए हैं। सेवेंथ पॉइंट बताया था, एनी स्वेट इक्विटी शेयर, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान आर अलॉटेड टू द एम्प्लॉय ईदर एट फ्री ऑफ कॉस्ट और एट कंसेशनल रेट। और लास्ट बताया था सेक्शन 17(2) के डेफिनीशन में, contribution by employer in superannuation fund in excess of ₹1 lakh। ये 8 पॉइंट थे किसमें? सेक्शन 17(2) की डेफिनीशन में। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का मतलब बताया गया था, ये 3 तरह के एम्प्लॉयज़ हमारे स्पेसिफाइड होते हैं। पहला, डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी आर ऑलवेज स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। दूसरा, किसी भी एम्प्लॉय की मॉनिटरी सैलरी सालाना अगर 50,000 से ऊपर है तो सेक्शन 16(2) और 3 का डिडक्शन देने के बाद। और तीसरा बताया गया था, अगर किसी एम्प्लॉय का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट उसी फर्म में है जिसमें वो एम्प्लॉयड है तो। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब होता है
कि अगर कोई किसी कंपनी में एम्प्लॉय है तो कंपनी के 20% कम से कम शेयर उसके नाम से हो, वोटिंग पावर हो, और अगर फर्म वगैरह में है तो 20% प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसके पास हो। क्लियर है? सेक्शन 17(3) बताया था प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। क्या बताया था? प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। सेक्शन 17(3) बताया था प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। 3 पॉइंट्स बताए गए थे। पहला, एनी कंपनसेशन ड्यू टू और रिसीव्ड बाय एनी एम्प्लॉई फ्रॉम हिज प्रेजेंट और फॉर्मर एम्प्लॉयर ड्यू टू, कौन से वो 2 कारण थे? टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्लियर हुआ? दूसरा बताया गया था एनी कंपनसेशन ड्यू टू और रिसीव्ड बाय एनी पर्सन फ्रॉम एनी अदर पर्सन, नॉट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, फ्रॉम एनी अदर पर्सन ऑन अकाउंट ऑफ नंबर 1 बिफोर द ज्वाइनिंग ऑफ द एम्प्लॉयमेंट और नंबर 2 आफ्टर सेसेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। रीजंस बता दिए गए थे। 2 मैंने जो पॉइंट अभी बोले 17(3) में पहला बताया एनी कंपनसेशन ड्यू टू और रिसीव्ड बाय एनी पर्सन फ्रॉम एनी अदर पर्सन ड्यू टू और ऑन अकाउंट ऑफ बिफोर ज्वाइनिंग ऑफ द एम्प्लॉयमेंट और आफ्टर सेसेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। दूसरा बताया एनी कंपनसेशन ड्यू टू और रिसीव्ड बाय एनी एम्प्लॉय फ्रॉम इट्स प्रेजेंट और फॉर्मर एम्प्लॉयर ड्यू टू मॉडिफिकेशन और टर्मिनेशन फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट। और थर्ड बताया की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। क्लियर? सेक्शन 10(10) की बात करते हैं। ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट होता है। कौन सा बेनिफिट होता है? आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट होता है। अगर एम्प्लॉय को बिफोर रिटायरमेंट ग्रेच्युटी मिल रही है वो 100% टैक्सेबल होगी, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। आफ्टर रिटायरमेंट मिलती है तो हम एम्प्लॉय को 2 पार्ट में बांटते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का 100% एग्जेम्प्ट होता है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का 2 पार्ट में बांटते हैं। क्या एम्प्लॉय ग्रेच्युटी एक्ट में कवर होता है? इफ द एम्प्लॉय कवर्ड अंडर द ग्रेच्युटी एक्ट 1972 और नॉट कवर्ड? इफ ही कवर्स देन इन दैट केस लिस्ट ऑफ दीज 3 इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। इन 3 में से जो सबसे कम होगा वो माफ हो जाएगा। एक्चुअल अमाउंट 10 लाख रुपये एंड थर्ड, पहला एक्चुअल अमाउंट, दूसरा 10 लाख रुपए और तीसरा हाफ मंथ मीन्स 15/26 दिन, 15 डिवाइडेड बाई 26 डेज सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ। पार्ट देयर ऑफ का मतलब है 10 साल 7 महीने को हम 11 साल मान लेंगे। 10 साल एग्जैक्ट 6 महीना होगा तो भी हम उसको 11 साल मानेंगे। पार्ट देयर ऑफ का मतलब ये है। और सैलरी का मतलब यहाँ बताया गया है बेसिक सैलरी प्लस DA, दैट्स इट। नॉट कवर्ड में आता है इन 3 में जो सबसे कम होगा। एक्चुअल अमाउंट 10 लाख रुपए, हाफ मंथ सैलरी 1/2 15/30, हाफ मंथ सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 10 मंथ्स एवरेज सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। पार्ट देयर ऑफ नहीं जोड़ा गया था, यानी अगर किसी एम्प्लॉय ने 15 साल 11 महीने काम किए तो भी उसका केवल 15 साल लिया जाएगा, 11 महीने छोड़ दिया जाएगा क्योंकि पार्ट देयर ऑफ वर्ड यूज़ नहीं किया गया है। सैलरी की मीनिंग थी बेसिक सैलरी प्लस DA इफ प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर अचीव्ड बाय हिम। क्लियर? सेक्शन 10(10)A कॉम्यूटेड पेंशन। अगर कोई एम्प्लॉय रिटायरमेंट के बाद पेंशन पाता है और अचानक उसको पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो वो अपने एम्प्लॉयर से कहता है मुझे मेरे पेंशन को कॉम्यूट कर दो, यानी कुछ हिस्सा मुझे पूरा का पूरा लमसम में दे दो, उसको हम कहेंगे कॉम्यूटेड पेंशन। अगर एम्प्लॉय जाता है अपनी पेंशन को कॉम्यूट करवाता है तो एम्प्लॉयज़ को 2 पार्ट में बांटेंगे, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का 100% माफ, नॉन गवर्नमेंट का क्या ग्रेच्युटी पाया था रिटायरमेंट के समय या नहीं पाया था। अगर पाया था तो 1/3 ऑफ द 100% कॉम्यूटेड पेंशन विल बी एग्जेम्प्ट, और अगर नहीं पाया था तो 1/2 ऑफ द 100% ऑफ कॉम्यूटेड पेंशन इज
एग्जेम्प्ट। सेक्शन 10(a) लीव इनकैशमेंट, अर्जित अवकाश का क्या नकदीकरण। दो तरह के एम्प्लॉयज़ बांटेंगे, या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय या तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का पूरी तरह माफ़ कर दो, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में इन चार में से जो सबसे कम होगा उसकी छूट दे दो। एक्चुअल अमाउंट मैक्सिमम 3 लाख। थर्ड, 10 months सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग 10 months एवरेज सैलरी। ओके सर, इमीडिएटली ग्रेचुटी में बोला था लास्ट 10 months एवरेज सैलरी। अच्छा सुनो ना, अगर कोई एम्प्लॉई 31 दिसंबर को रिटायर हो रहा है तो लास्ट 10 months कहाँ से काउंट करोगे? क्या नवंबर से दिसंबर छोड़ दोगे ना? नवंबर से। मैंने कहा लास्ट 10 months, तो दिसंबर छोड़ दो ना, वो तो करंट मंथ है। बात समझ में आई? अगर 1 दिसंबर को रिटायर होता तो हम पूरा 1 जनवरी को रिटायर होता तो पूरा दिसंबर ले लेते। क्लियर हुआ? पक्की बात? अभी कुछ नहीं हुआ वो। क्लियर है? मैं कहाँ था अभी? हाँ, लास्ट 10 months एवरेज सैलरी। तो लास्ट 10 months में करंट मंथ को छोड़ दो। फिर आते हैं, अगर लिव इन कैशमेंट की बात करते हैं, इमीडिएटली प्रीसीडिंग। इमीडिएटली प्रीसीडिंग का मतलब है अगर मैं 15 दिसंबर को रिटायर हुआ हूँ तो 14 दिसंबर से पिछला 10 महीना गिनूँ। 14 दिन इधर का दिसंबर का, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई सब ले लो, और उधर 16 दिन का, 14 दिन का इधर, ऐसे काउंट करेंगे। तो इमीडिएटली प्रीसीडिंग का ये मतलब है। फिर से मैं आता हूँ, लिव इन कैशमेंट में गवर्नमेंट एम्प्लॉय का 100% माफ़ है, नॉन गवर्नमेंट में इन चार में से जो सबसे कम होगा माफ़ कर दो। एक्चुअल अमाउंट 3 लाख, 10 months सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग 10 months एवरेज सैलरी। और फोर्थ है अर्नड लीव सैलरी, इमीडिएटली ऑन द बेसिस ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग 10 months एवरेज सैलरी। यानी ये तो तीसरा और चौथा पॉइंट है, दोनों इमीडिएटली प्रीसीडिंग 10 months सैलरी के बेसिस पर होंगे। सैलरी का मतलब बताया गया, बेसिक सैलरी प्लस DA इफ प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर अचीव्ड बाय हिम। क्लियर? सेक्शन 10(10)(B रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। क्यों भाई? किसी एम्प्लॉय को ज़बरदस्ती निकाल दो तो उसको कंपनसेशन देना पड़ता है, सारा टैक्सेबल नहीं होगा, माफ़ होगा सेक्शन 10(10)(B में। कितना माफ़ होगा? एक्चुअल अमाउंट 5 लाख रुपए। तीसरा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अकॉर्डिंग जो कैलकुलेटेड अमाउंट होगी वो। इन तीन में से जो सबसे कम होगा माफ़ कर दो। सेक्शन 10(10)(C वॉल्यूंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन। बोलो ना, इन तीन में से जो सबसे कम होगा उसको माफ़ कर दो। एक्चुअल अमाउंट 5 लाख, तीसरा पॉइंट में 2 पॉइंट। पहला, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, अगर 30 साल 11 महीने काम किया तो केवल 30 साल। कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इंटू 3 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी। ठीक? और या तो रिमाइनिंग मंथ्स ऑफ सर्विस, अभी कितने महीने उसके सर्विस के बचे हुए थे, रिमाइनिंग मंथ्स ऑफ सर्विस इनटू लास्ट ड्रॉन सैलरी। 4 पॉइंट मैंने बताए। एक्चुअल अमाउंट 5 लाख, तीसरे में पहला पॉइंट बताया कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इंटू 3 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी, और इसी तीसरे में दूसरा पॉइंट बताया या तो रिमाइनिंग मंथ्स ऑफ सर्विस इनटू लास्ट ड्रॉन सैलरी। इन चारों में से जो सबसे कम होगा वो माफ हो जाएगा। तीसरे में 2 पॉइंट थे, उन 2 में जो सबसे कम हो, फिर इन तीनों में से जो सबसे कम हो, यानी इन चारों में से जो
सबसे कम होगा उसको माफ़ कर देंगे। 10(10)(c)(c) इनकम टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर। ऑन व्हाट? ऑन परक्विजिट्स यानी नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स। अगर कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बिहाफ पर उसको दिए जाने वाले नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स का टैक्स खुद पेमेंट करता है, अगर कोई एम्प्लॉयर जो अपने एम्प्लॉय को नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स यानी कि परक्विजिट्स देता है और कहता है देख मैं तेरे को ये फैसिलिटी दे रहा हूँ नॉन मॉनिटरी, तेरे ऊपर टैक्स लगेगा, कैश में देना पड़ेगा तेरे को टैक्स, चल एक काम करते हैं वो टैक्स भी मैं ही दे देता हूँ ताकि तेरे ऊपर बर्डन न पड़े। तो वो जो मैंने टैक्स दिया एम्प्लॉयर ने, वो एम्प्लॉय के हाथ में एग्जेम्प्ट होगा, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सेक्शन 10(10)(c). अच्छा, सेक्शन 10(13)(a) हाउस रेंट अलाउंसेस। अगर कोई एम्प्लॉय ऐसे शहर में रहता है जिस शहर में उसका अपना मकान नहीं है और एम्प्लॉयर उसको हाउस रेंट अलाउंसेस देता है और एम्प्लॉय किराए के मकान में रहता है और उस किराए के मकान का रेंट पे करता है, तो उसको HRA की छूट मिलेगी। इन तीन में से जो सबसे कम होगा उसकी छूट मिलेगी। एक्चुअल अमाउंट, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, मेट्रो के केस में 50% ऑफ सैलरी, अदर देन मेट्रो के केस में 40% ऑफ सैलरी। पहला पॉइंट है एक्चुअल अमाउंट, दूसरा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, थर्ड पॉइंट मेट्रो सिटी में अगर उसने रहता है और किराया देता है तो 50% ऑफ सैलरी, अदर देन मेट्रो है तो 40% ऑफ सैलरी। सैलरी की मीनिंग बताई गई है बेसिक सैलरी प्लस DA इफ प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर अचीव्ड बाय हिम। हाँ, गलती कहाँ होती है? रेलिवेंट पीरियड में। बस जब भी HRA आए आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। किस पर? कि यहाँ पर हम उतने ही महीने का HRA का कैलकुलेशन करेंगे जितने रेलिवेंट मंथ में वो उस मकान में रहा था। बस क्लियर? हटा सकते हैं इसको। इसको कहते हैं HRA। कोई दिक्कत है यहाँ तक? पक्का? सेक्शन 17 के अब नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स के बारे में हम बात करते हैं। पहला है परक्विजिट्स की अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट परक्विजिट्स के बारे में डिस्कशन करना है दैट इज योर रेंट फ्री अकोमोडेशन। ठीक, रेंट फ्री अकोमोडेशन को एम्प्लॉयज़ को दो पार्ट में तोड़ा गया है, या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय या तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। बोले अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात करें तो क्या होगा? सारा का सारा माफ़ नहीं होगा। यहाँ एज पर रूल, यहाँ लाइसेंस फी, यहाँ रूल फ्रेम्ड बाय गवर्नमेंट। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में दो चीज़ें होंगी। पहला, हाउस इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। बोलो ना, क्या मकान एम्प्लॉयर का है या नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर? या मकान एम्प्लॉयर का नहीं है। अगर मकान एम्प्लॉयर का है तो दो तीन चीज़ें देखेंगे कि पॉपुलेशन, जिस शहर में मकान दिया गया है एम्प्लॉय को, वहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख तक है। 10 लाख से अधिक
25 लाख तक है या मोर देन 25 लैक्स है? बोलो ना। अगर पॉपुलेशन 10 लाख तक है तो 7.5% ऑफ सैलरी। अगर 10 लाख से 25 लाख तक की पॉपुलेशन है तो 10% ऑफ सैलरी। और अगर 25 लाख से अधिक की पॉपुलेशन है तो 15% ऑफ सैलरी। पक्का अगर मकान एम्प्लॉयर का है तो। ये तो है अनफर्निश्ड एकोमोडेशन की वैल्यू, जिसमें हमको कोई भी फर्निश्ड आइटम्स नहीं दिए गए थे। न पंखा था, न कूलर था, न फ्रिज था, न टीवी था, न एसी था, न अलमीरा वगैरह थी। लेकिन अगर एम्प्लॉयर ने हमको ये फर्निशिंग आइटम्स दिए हुए हैं तो उनकी भी वैल्यू जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे? तो फर्निशिंग आइटम्स, फिर प्रॉब्लम आई, क्या ये एम्प्लॉयर के हैं या नॉट ऑफ एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर के नहीं हैं, यानी कि किराए पर लेकर दिए गए हैं। अगर एम्प्लॉयर के अपने हैं तो 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फर्निशिंग आइटम्स सब में। और अगर एम्प्लॉयर के अपने नहीं हैं तो एक्चुअल रेंट जो एम्प्लॉयर पेमेंट कर रहा है। अगर अनफर्निश्ड एकोमोडेशन की वैल्यू में फर्निशिंग आइटम्स की वैल्यू जोड़ दी जाए तो वैल्यू ऑफ फर्निश्ड अकोमोडेशन आ जाएगा। हाँ या ना? एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से इतना चार्ज कर लिया तो वो माइनस कर दें, क्योंकि अब वो बेनिफिट नहीं रहा। जितना चार्ज किया एम्प्लॉयर ने उतना माइनस कर दो, बाकी जो बचा वो तो वैल्यू ऑफ रेंट फ्री या कंसेशनल अकोमोडेशन। बोलो ना। अगर कुछ चार्ज किया है एम्प्लॉयर ने तो कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन, अगर कोई भी चार्ज नहीं किया है तो रेंट फ्री अकोमोडेशन। तो परक्विजिट्स का पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 दोनों तैयार। लेकिन हाँ, नॉट ओन्ड का अगर केस है, किसका केस? नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, तो कहा गया 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल रेंट विच एवर इज लो, विच एवर इज, बाकी सारी चीज़ें वैसी ही रहेंगी जैसे आपने देखी। दैट्स इट। क्लियर? हटा सकते हैं। हाँ, अगर किसी एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को होटल एकोमोडेशन की बेनिफिट दी हुई है, किसकी बेनिफिट? होटल एकोमोडेशन, और ये ट्रांसफर के दौरान दिया गया है। किसके दौरान? ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो एम्प्लॉय को मालिक ने कहा होगा कि जाओ बेटा, दूसरे शहर में अब नौकरी करने जा रहे हो, ट्रांसफ़र ले रहे हो, तो वहाँ अपना मकान भी तो खोज लो। और एम्प्लॉय गया दूसरे शहर में मकान खोजने के लिए। इन एग्रीगेट 15 दिन तक आपको माफ़ है, आप होटल में रह सकते हो। पहले गए 4 दिन रहे, फिर 3 दिन रहे, फिर 2 दिन रहे, फिर 4 दिन रहे। 15 दिन तक आपको सारा खर्चा अगर मालिक बर्दाश्त कर रहा है तो परक्विजिट नहीं माना जाएगा ट्रांसफ़र के केस में। यानी अदर केस में हम इसको पूरा टैक्स लगाएंगे, लेकिन ट्रांसफ़र के केस में इन एग्रीगेट अप टू 15 डेज एक्सपेंडिचर मेट बाई एम्प्लॉयर इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। उसके ऊपर का जितना भी होगा सब टैक्स लगेगा। सैलरी की मीनिंग क्या होती है सर? इसमें लिख ले, सैलरी मीन्स, सुन ले, ऑल मॉनिटरी बेनिफिट्स। सुन लो, बहुत आसानी से हो जाएगा। अभी सारे के सारे मॉनिटरी बेनिफिट्स ले लो ऑफ रेलिवेंट पीरियड। रेलिवेंट पीरियड का जितना भी मॉनिटरी बेनिफिट है, बेसिक सैलरी, वेजेस,
कमीशन, बोनस, अलाउंसेस, जितना टैक्सेबल होता है सब ले लो। यानी इसमें किसको नहीं शामिल करेंगे? परक्विजिट्स को नहीं शामिल करेंगे, डीए को। कब? इफ इट इज नॉट इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि डीए होता कैश में है, बावजूद इसके हम इसको कब शामिल नहीं करेंगे? अगर वो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में नहीं होगा तब। हम प्रोविडेंट फंड को भी इस पे शामिल नहीं करते, क्योंकि कैश हाथ में थोड़ी मिलता है, वो तो मेरे अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है। क्लियर हुआ? नोट करना हो नोट कर लें। हो गया? समझ में आया? रेंट फ्री अकोमोडेशन के बाद जो परक्विजिट है वो है गैस, वाटर, हीटर एक्सेट्रा। 2 केसेस मैंने बताए थे। अगर कनेक्शन एम्प्लॉयर के नाम से है या कनेक्शन एम्प्लॉय के नाम से है, बोलो ना। अगर एम्प्लॉयर के नाम से है तो ऑब्लिगेशन किसका होगा? एम्प्लॉयर का होगा। अगर कनेक्शन एम्प्लॉय के नाम से है तो ऑब्लिगेशन भी उसी का होगा जिसके नाम से रजिस्टर्ड है, कनेक्शन है। यूज कौन कर रहा है उस बेनिफिट को? एम्प्लॉय यूज कर रहा है, भले ही कनेक्शन एम्प्लॉयर के नाम से है। एम्प्लॉय के नाम से कनेक्शन है और एम्प्लॉय ही यूज कर रहा है, लेकिन खर्चा कौन बियर कर रहा है? एम्प्लॉयर के नाम से कनेक्शन है और एम्प्लॉयर ही बियर कर रहा है, लेकिन बेनिफिट कौन उठा रहा है? एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के नाम से कनेक्शन है, एम्प्लॉय ही यूज कर रहा है, लेकिन पेमेंट कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर। तो अगर एम्प्लॉय का ऑब्लिगेशन है, ढंग से देखें, ऑब्लिगेशन किसका है और पेड कौन कर रहा है? तो मैंने बताया ना, टैक्सेबल इन ऑल केसेस। कोई भी एम्प्लॉय होगा उसके केस में टैक्सेबल हो जाएगा। ऑब्लिगेशन किसका है? पेड कौन कर रहा है? तो टैक्सेबल ओनली इन केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। बोलें, नहीं समझ में आई बात? पक्का? अगर एम्प्लॉयर के नाम से है तो ऑब्लिगेशन एम्प्लॉयर का होगा। अगर ऑब्लिगेशन एम्प्लॉयर का है तो एम्प्लॉयर ही पेड कर रहा है। फायदा कौन उठा रहा है? एम्प्लॉय उठा रहा है। तो किस तरह के एम्प्लॉयज के केस में टैक्सेबल होगा? स्पेसिफाइड। एम्प्लॉय के नाम से है, ऑब्लिगेशन एम्प्लॉय का है, फायदा उठा रहा है एम्प्लॉय, पेड कर रहा है एम्प्लॉयर, तो टैक्सेबल होगा केवल ऑल केसेस। कितना? वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स कितना होगा वो बताया गया कि अगर ओन रिसोर्सेस से दिया गया या आउटसाइडर के रिसोर्सेस से दिया गया। अगर ओन रिसोर्सेस से है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और अगर आउटसाइड तो एक्चुअल पेमेंट। हाँ, माइनस कर दो इसमें से ना, चार्ज फ्रॉम एम्प्लॉय। जितना एम्प्लॉय से चार्ज कर दिया गया, बेनिफिट एम्प्लॉय का उतना कम हो गया। एम्प्लॉय को बेनिफिट मिला इतना, इतना उससे वसूल लिया, तो बाकी नेट एम्प्लॉय को बेनिफिट मिल गया।
यहाँ पर भी लेस कर दो चार्ज फ्रॉम एम्प्लॉय। लिखे नहीं, समझने की कोशिश करें। फ्रॉम एम्प्लॉय। क्लियर? हटाएं इसको। गैस वाटर के बाद गार्डनर, स्वीपर, वॉचमैन, कुक एक्सेट्रा एनी डोमेस्टिक सर्वेंट अगर अपॉइंटमेंट की है एम्प्लॉयर ने, तो वो सैलरी भी किससे मांगेगा? तो ऑब्लिगेशन हो जाएगा एम्प्लॉयर का। लेकिन एम्प्लॉयर ने इन लोगों की सुविधा दी हुई है किसको? किसको? एम्प्लॉय को। लेकिन पेमेंट कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर ही कर रहा है, क्योंकि उसी ने अपॉइंट किया था। तो टैक्सेबल हो जाएगा स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के केसेस में। हाँ या ना? क्योंकि ऑब्लिगेशन किसका था? एम्प्लॉयर का था, और एम्प्लॉयर ही पेड कर रहा है, तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के केस में टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर एम्प्लॉय ने अपॉइंट किया था तो ऑब्लिगेशन भी एम्प्लॉय का ही होगा। बेनिफिट एम्प्लॉय ही उठा रहा है, लेकिन उनका पेमेंट एम्प्लॉयर कर रहा है। तो कहा गया ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉय इज पेड बाय द एम्प्लॉयर, टैक्सेबल इन ऑल टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय, ऑल केसेस। कितना वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स है? वैल्यू ऑफ परक्विजिट कितना आ जाएगा? एक्चुअल अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर। हाँ या ना? जितना एम्प्लॉयर पेड कर रहा है माइनस चार्ज फ्रॉम एम्प्लॉय, जितना एम्प्लॉय से चार्ज कर लिया वो माइनस कर दो। दैट्स इट। पक्का? एजुकेशनल फैसिलिटी। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को कहा कि अपने बच्चों का एडमिशन मेरे ही कॉलेज में करवाओ, हमारे कॉलेज में पढ़वाओ, हम देखेंगे बच्चों को, या ये बोल दिया कहीं भी भेजो, फीस हम देंगे। ठीक? अगर एम्प्लॉयर ने ओन्ड कॉलेज में बच्चों को पढ़ाया है एम्प्लॉय के, या आउटसाइडर कॉलेज में एजुकेशनल फैसिलिटी दी है, तो ओन्ड कॉलेज में कहा गया वैल्यू ऑफ परक्विजिट उतना होगा, फी चार्ज बाय सेम टाइप ऑफ कॉलेज या सिमिलर टाइप ऑफ कॉलेज इन नियर बाई एरिया, कि आसपास के उसी एरिया में उसी तरह का कॉलेज जितना फीस चार्ज करता है वही बेनिफिट मान लो एम्प्लॉय को। माइनस कर दो अमाउंट चार्ज्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। बोलो ना, इतना बेनिफिट कम हो जाएगा एम्प्लॉय का। अगर आउटसाइडर कॉलेज है तो फी पेड बाय एम्प्लॉयर, जितना एम्प्लॉयर दूसरे कॉलेज को फी पेड करे एम्प्लॉय के बच्चों के लिए, माइनस चार्ज्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, जितना हम एम्प्लॉय से ले लें कि तुम्हारे बच्चों पर हम खर्च कर रहे हैं, कुछ तो हिस्सा दो, कि सारा खर्चा हम ही उठाएं। क्लियर? हटाएं इसको। ये था एजुकेशनल फैसिलिटी। अगर LIC प्रीमियम का पेमेंट किया एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए, तो वो टैक्सेबल हो जाता है। हाँ या ना?
सुपर एनुएशन फंड का कंट्रीब्यूशन दिया है एम्प्लॉयर ने 1 लाख रुपए से अधिक सालाना, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा एम्प्लॉय के लिए। अगर इक्विटी शेयर्स का अलॉटमेंट किया है, 100 रुपए का शेयर था मार्केट में, हमने एम्प्लॉय को 60 रुपए में बेचा, तो एक शेयर पर कितने रुपए का परक्विजिट दिया? 40 रुपए का। और अगर उसको 100 शेयर दिए गए हैं तो 4000 रुपये उसको परक्विजिट दिया गया, उसकी सैलरी में जोड़ दो। क्लियर? पक्का? अदर फ्रिंज बेनिफिट्स, परक्विजिट्स में क्या है? अदर फ्रिंज बेनिफिट्स। फ्रिंज बेनिफिट्स में कौन कौन से बेनिफिट आएंगे? सबसे पहला, फ्री मील्स। अगर एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को कहा कि आप यहीं के कैंटीन में खाना खाना, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, फ्री में मिलेगा खाना, तो 50 रुपये तक का खाना माफ़ होता है, कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होती। और ये नॉन ट्रांसफरेबल कूपन के थ्रू दिया जाना चाहिए। क्लियर? पर एम्प्लॉय ऑफिस आवर्स में, वर्किंग आवर्स में 50 रुपये तक का लंच या डिनर माफ़ है। ठीक? वर्किंग आवर्स में ब्रेकफास्ट को इसमें शामिल नहीं किया गया है, टी और स्नैक्स को इसमें शामिल नहीं किया गया है। अगर हमारी फैक्ट्री किसी रिमोट एरिया में है, और हम अपने एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट देते हैं खाने का, लंच का, तो कितने भी वैल्यू का हो, सारा का सारा माफ़ होगा। क्लियर? बोलो। रिमोट, आप किसी जंगल के आसपास, इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास जहाँ खाने की फैसिलिटी नहीं है, वहाँ अगर आप ये फैसिलिटी देते हैं तो पूरा माफ़ है। एग्जाम नहीं होगा, माफ़ है, टैक्सेबल नहीं होगा। माफ़ी वाला सेक्शन 10 ख़त्म हो गया कब का, हम यहाँ परक्विजिट्स की बात कर रहे हैं। क्लियर? फ्री मील्स के बाद फ्री गिफ्ट, तो गिफ्ट तो फ्री होता ही है। गिफ्ट इन काइंड, ध्यान देना वर्ड यूज़ किया गया है, गिफ्ट इन काइंड। कैश माफ़ नहीं है। 5000 रुपये तक का गिफ्ट अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को किसी भी ओकेज़न पे देता है, उसके बर्थडे पर, उसकी मैरिज एनिवर्सरी में, किसी भी ओकेज़न में, साल भर का 5000 तक पूरा माफ़ है, उसके ऊपर का टैक्सेबल है। क्लियर है? थर्ड बताएं, और क्या बताया था? यूज़ ऑफ मूवेबल एसेट्स। अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोई एसेट्स, मूवेबल एसेट्स यूज़ करने के लिए देता है, अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोई मूवेबल एसेट्स यूज़ करने के लिए देता है, या तो कंप्यूटर, लैपटॉप, या तो बोलो और चीज़, कोई भी दूसरी चीज़, कंप्यूटर, लैपटॉप यूज़ करने के लिए देगा, पूरा माफ़ है, कोई टैक्सेबिलिटी अराइज नहीं होगी। अदर देन कंप्यूटर, लैपटॉप, 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट टैक्सेबल हो जाएगा। ट्रांसफ़र का ना देखें, यूज़ का देखें। क्लियर? 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट टैक्सेबल हो जाएगा। फोर्थ है ट्रांसफ़र ऑफ मूवेबल एसेट्स। मालिक ने अपने एम्प्लॉय को मूवेबल एसेट ट्रांसफ़र किया, या तो ट्रांसफ़र किया होगा क्या, कार, या तो ट्रांसफ़र किया होगा कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, हाँ या ना, और या तो ट्रांसफ़र किया होगा अदर एसेट्स। कार अगर ट्रांसफ़र की है तो मालिक के पास जितने साल तक कार थी, कंप्लीटेड ईयर्स था, उस पर हर साल का 20% पर एनम के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करो WDV मेथड से। कंप्लीटेड ईयर्स 5 साल 8 महीना था तो 5 साल का 20% के हिसाब से WDV मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करो, पता चल जाएगा कार की आज की डेट में वैल्यू कितनी थी।
1,00,000 की वैल्यू निकल करके आई और मैंने ट्रांसफ़र की है एम्प्लॉय को 80,000 में, तो फ़ायदा कितना दिया एम्प्लॉय को? 20,000। 1,00,000 की कार थी, वैल्यू आई और 1,25,000 में ट्रांसफ़र किया एम्प्लॉय को, कितना फ़ायदा दिया एम्प्लॉय को? 0। क्लियर? 1,00,000 की कार थी, 1,25,000 में ट्रांसफ़र की, तो फ़ायदा क्या दिया उसको? कुछ नहीं। कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में कहा गया 50% पर एनम के हिसाब से कंप्लीटेड ईयर्स का डेप्रिसिएशन चार्ज करो WDV मेथड से, उसके बाद कार की तरह का कैलकुलेशन कर लो। अदर्स के केस में कहा गया 10% पर एनम के हिसाब से SLM मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करो कंप्लीटेड ईयर्स के लिए, और उसके बाद वैल्यूएशन निकाल लो कि फ़ायदा दिया गया है या नहीं। क्लियर हुआ? एजुकेशनल बेनिफिट मैंने बताया था, उसमें एक चीज़ छूट गई कि अगर 1,000 रुपये पर मंथ पर बच्चे का अगर बेनिफिट आता है तो वो माफ़ होता है, वो टैक्सेबल नहीं होता एजुकेशनल फैसिलिटी में। एजुकेशनल फैसिलिटी में मैंने बताया अपने कॉलेज में देता है या बाहर के कॉलेज में देता है। देख लें, अगर अपने कॉलेज में देता है एम्प्लॉयर तो उसी शहर में, उसी एरिया में आसपास जो उस तरह का कॉलेज फीस चार्ज करता है टैक्स लगता है, परक्विजिट मान लिया जाएगा, माइनस अमाउंट चार्ज फ्रॉम एम्प्लॉय। आउटसाइडर है तो जितना फीस पे करेगा एम्प्लॉयर माइनस अमाउंट चार्ज फ्रॉम एम्प्लॉय। हाँ, अगर ये बेनिफिट 1,000 पर मंथ पर चाइल्ड नहीं आता या उतने तक रहता है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई परक्विजिट टैक्सेबल नहीं होगा। कितने बच्चों के लिए? कोई ऐसा रूल नहीं है, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6। ठीक। ट्रांसफ़र ऑफ मूवेबल एसेट्स के बाद क्लब फैसिलिटी। अगर एक एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को क्लब फैसिलिटी दी है, कौन सी फैसिलिटी दी है? क्लब फैसिलिटी दी है, मेंबरशिप दिलवाई है, तो जितना अमाउंट वहाँ गया है वो टैक्सेबल हो जाएगा एज अ परक्विजिट। लेकिन अगर मैंने कॉरपोरेट मेंबरशिप ले रखी है कोई टैक्सेबिलिटी अराइज नहीं होगी। बोलो। स्पोर्ट्स की फैसिलिटी दे रखी है, स्पोर्ट्स क्लब वगैरह की, सारे एम्प्लॉयज़ को फैसिलिटी दे रखी है तो कोई टैक्सेबिलिटी अराइज नहीं होगी। अगर मैंने एक क्लब फैसिलिटी, स्पोर्ट्स क्लब फैसिलिटी एक तरह से सारे एम्प्लॉयज़ को दे रखी है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। अपने एम्प्लॉयज़ को मैंने कॉरपोरेट मेंबरशिप के अगेंस्ट फैसिलिटी दे रखी है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, पूरा का पूरा परक्विजिट माफ़ है। इसके अलावा जो भी क्लब फैसिलिटी दी जाएगी एम्प्लॉयर जितना पे करेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा, माइनस कर देंगे उसमें से जितना एम्प्लॉय से चार्ज हो जाएगा। कुछ छूट रहा हो तो बताएं। क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी, जितना एम्प्लॉय खर्च करेगा वो सारा का सारा, जितना एम्प्लॉयर बियर करेगा वो सारा का सारा फैसिलिटी आ जाएगा क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी में। इंटरेस्ट ऑन लोन, SBI के रेट्स हैं, वो मैंने अभी आप लोगों को नोट नहीं करवाए हैं, पेज दे देंगे आपको। इंटरेस्ट ऑन लोन, मान लो SBI ने कहा कार पर 12% का इंटरेस्ट चार्ज करती है SBI। कितना परसेंट चार्ज करती है? 12%। और एम्प्लॉयर ने जो आपको इंटरेस्ट लोन दिया हुआ है उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है कितना? इसका मतलब एम्प्लॉयर ने आपको कितना बेनिफिट दे दिया? 4%। तो जितना इंटरेस्ट आपको फ़ायदा मिला वो आपके लिए क्या बन गया? परक्विजिट। क्लियर है? मान लो 1,00,000 का लोन था तो 4% सालाना 4,000 रुपये परक्विजिट हो जाएगा। कुछ छूट रहा हो तो बताएं। सैलरी में कुछ छूट रहा हो तो बताएं। मेडिकल फैसिलिटी एंड कार फैसिलिटी एंड अलाउंसेस छोड़ दें। मेडिकल फैसिलिटी इज़ नॉट अ टैक्सेबल परक्विजिट। वापस आ गए परक्विजिट्स पर, चल ही रहा था परक्विजिट्स। मेडिकल फैसिलिटी नॉट अ टैक्सेबल परक्विजिट। कहा गया अगर मेडिकल फैसिलिटी इन इंडिया दी जा रही है या आउटसाइड इंडिया। अगर फैसिलिटी इंडिया में है या आउटसाइड इंडिया, और इन इंडिया फैसिलिटी अगर ओन्ड हॉस्पिटल में दी जा रही है, अपने हॉस्पिटल में, तो पूरा माफ़ है, नो टैक्सेबल। हाँ या ना? नील। और अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दी जा रही है तो भी नील हो जाएगा।
और अगर अप्रूव्ड हॉस्पिटल में दिया जा रहा है तो भी माफ़ हो जाएगा। इसके अलावा एनी अदर हॉस्पिटल में है तो 15,000 तक माफ़ है, 15,000 तक माफ़ है, नो टैक्सेबिलिटी, चाहे वो एम्प्लॉय के लिए हो चाहे उसके किसी फैमिली मेम्बर के लिए हो। आउटसाइड इंडिया में 2 तरह के खर्चे होते हैं, ट्रीटमेंट एंड लॉजिंग, लेकिन एक खर्चा बढ़ जाता है, टूर का नहीं, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। कहा गया आरबीआई जितना परमिट करेगी उतना हम माफ़ कर देंगे ट्रीटमेंट का, कोई परक्विजिट नहीं होगा, कोई परक्विजिट नहीं होगा। ट्रैवलिंग के लिए कहा गया एम्प्लॉय अमीर है या गरीब है। अगर एम्प्लॉय की जीटीआई 2 लाख अप टू ₹2 लाख है तो नील मान लिया जाएगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को हम लोग कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। अगर एम्प्लॉय की ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख तक है तो उसकी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस सारा का सारा माफ़, कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होगी। लेकिन जीटीआई एक्सेस ऑफ ₹2 लाख है तो बेटा 100% टैक्सेबल हो जाएगा ट्रैवलिंग। बोलो, ट्रैवलिंग का जितना खर्चा होगा एम्प्लॉयर बियर करेगा वो सारा का सारा टैक्सेबल हो जाएगा। कार फैसिलिटी के बारे में बात करते हैं। कौन सी फैसिलिटी? कार फैसिलिटी। कार किसने ओन्ड कर रखी है? एम्प्लॉय ने। एक्सपेंसेस कौन बियर कर रहा है? एम्प्लॉय। कार किसने ओन कर रखी है? एम्प्लॉय ने। एक्सपेंसेस कौन बियर कर रहा है? एम्प्लॉयर। कार किसने ओन कर रखी है? एम्प्लॉयर ने। एक्सपेंसेस कौन बियर कर रहा है? एम्प्लॉय। कार किसकी है? एम्प्लॉयर की। एक्सपेंसेस कौन बियर कर रहा है? एम्प्लॉयर। ये 4 केसेस हो सकते हैं। कार का जो यूज़ है 100% पर्सनल है। एम्प्लॉय घर में यूज़ करता है, केवल ऑफिस में कोई यूज़ नहीं होता। पार्टली पर्सनल है और पार्टली ऑफिशियल। बोलो ना, क्या होगा इसमें तब टैक्सेबिलिटी, वो बताया गया है। अगर कार एम्प्लॉय की खर्चा भी एम्प्लॉय करे तो कौन सा परक्विजिट भैया, ऐसा परक्विजिट रहने तो हमें कौन सा फ़ायदा दे दिया मेरे मालिक ने? नील। कार भी मेरी, खर्चा भी मेरा, तो फ़ायदा क्या मिला? नील। कार मेरी, खर्चा किसका? फ़ायदा मिला। सारा हम घर में यूज़ करते हैं, जितना वो खर्चा देता है मैं घर के यूज़ में लाता हूँ, तो एक्चुअल एक्सपेंसेस। इनकर्ड क्या? और यहाँ पर एक्सपेंसेस इनकर्ड माइनस। अगर कार अप टू 1.6 लीटर क्यूबिक कैपेसिटी की है तो 1800 रुपया पर मंथ लेस कर देंगे। अगर कार 1.6 लीटर क्यूबिक कैपेसिटी से अधिक की है तो 2400 रुपये पर मंथ लेस कर देंगे। और अगर ड्राइवर की भी फैसिलिटी दे रखी है तो 900 रुपये पर मंथ जोड़ देंगे। बोलो, पक्का? अगर कार एम्प्लॉयर की है, खर्चा एम्प्लॉय कर रहा है, तो एम्प्लॉय को बहुत छोटा सा बेनिफिट मिला, वो है केवल कार का, यानी कार के डेप्रिसिएशन का ही केवल फ़ायदा मिला, बाकी खुद का खर्चा तो वो खुद कर रहा है। तो डेप्रिसिएशन को टैक्स लगा दो तो 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट एज वियर एंड टियर। हाँ या ना? बोलो। और यहाँ पर अगर अप टू 1.6 लीटर क्यूबिक कैपेसिटी है
तो 600 रुपये पर मंथ पर टैक्स लगाओ, या मोर देन 1.6 लीटर क्यूबिक कैपेसिटी की गाड़ी है तो 900 रुपये पर मंथ पर टैक्स लगाओ, और अगर ड्राइवर की भी फैसिलिटी दे रखी है तो 900 रुपये पर मंथ पर टैक्स लगाओ। बोलो, इसमें कोई डाउट हो तो बोलो, हमें नहीं लगता कोई डाउट होगा। आगे बढ़े, लास्ट, एम्प्लॉयर ओन किया है, एम्प्लॉयर ने खर्च किया है, दोनों बेनिफिट मिल रहे हैं। कौन कौन से? कार भी एम्प्लॉयर की तो 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, हाँ या ना, यानी कि डेप्रिसिएशन का फ़ायदा मिला ही मिला। खर्चा भी एम्प्लॉयर का तो एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड, बोलो ना, इन दोनों को जोड़ दिया, दोनों फायदे मिल गए। यहाँ पर बोलो, अप टू 1.6 लीटर क्यूबिक कैपेसिटी है तो 1800 रुपये पर मंथ पर टैक्स लगाओ, या 1.6 क्यूबिक कैपेसिटी से अधिक इंजन की कैपेसिटी है तो 2400 रुपये पर मंथ पर टैक्स लगाओ, प्लस कर दो ड्राइवर अगर दिया गया है तो 900 पर मंथ। दिस इज योर आंसर। क्लियर है? कितना देर लगा? हो गया 1 घंटा, 1 घंटा हो गया। अलावेंसेस की बात करें तो अलावेंसेस को 3 पार्ट में तोड़ा गया है, फुल्ली टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल एंड पार्टली टैक्सेबल। थोड़ी देर पहले ही HRA आप लोगों ने देखा था, क्यों? और कौन सा अलावेंसेस है? एजुकेशनल अलावेंसेस। कहा गया कि अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को उसके बच्चों के लिए अलावेंसेस देता है कैश में बेनिफिट देता है, एजुकेशनल बेनिफिट नहीं है, ये कैश में बेनिफिट दिया जा रहा है, तो ये अलावेंसेस है। 100 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड माफ़ है, मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए। हॉस्टल अलावेंसेस 300 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड माफ़ है, मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए। फुल्ली टैक्सेबल में डियरनेस अलावेंसेस यानी DA, CCA सिटी कंपनसेटरी अलावेंसेस, डॉग अलावेंसेस, टिफिन अलावेंसेस, यूनिफॉर्म अलावेंसेस, हाँ और बताएं, एंटरटेनमेंट अलावेंसेस और हिल एरिया अलावेंसेस, और बोले मेडिकल अलावेंसेस। याद रखना, मेडिकल फैसिलिटी नहीं, अलावेंसेस 100% टैक्सेबल होता है, ठीक है? हाँ, ओवर टाइम अलावेंसेस बिल्कुल सही है, सर्वेंट अलावेंसेस बिल्कुल सही है। इधर देखें, UNO के एम्प्लॉयज़ को आप कोई भी अलावेंसेस दे दो, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का कोई मेरा एम्प्लॉय है उसको मैं अलावेंसेस दूँ, पूरी तरह माफ़ है। कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है आउटसाइड इंडिया, क्या उसको आप कोई भी परक्विजिट या अलावेंसेस दे दो, सब माफ़ है। और सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस को आप कोई भी अलावेंसेस दे दो, वो सारा माफ़।